नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पितामह। दोस्तों, मेरा नया चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियाँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने आई बटन में दे दूँगी। आप वहाँ जाकर मेरे व्लॉग्स और हॉन्टेड कहानियाँ सुन सकते हैं। आप में से किसी ने लिखा था कि शुभदा की एंडिंग समझ में नहीं आई। पहले तो मैं ये बता दूं कि शरद चंद्र जी का उपन्यास है, जैसी एंडिंग उन्होंने की है मुझे वही पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात है, एंडिंग में जो उन्होंने कहा कि सब एक परिवार शराब के कारण किस तरीके से, शराब जुआ और गंदी आदतों के कारण, अगर घर का जो मेन सदस्य है, जो अर्निंग मेंबर है, एक पिता की जिम्मेदारी जो होती है वो नहीं निभा करके शराब और जुए के नशे में किस तरीके से एक परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। बड़ी बेटी जिसको गांव वाले सबकी नज़रों में खुदकुशी कर लेती है, किंतु वह घर छोड़कर सिर्फ इसलिए चली जाती है ताकि वह कुछ कमाकर अपने घर, अपने भाई बहन, अपनी बहन के हाथ पीले कर सके, शादी करवा सके और अपने भाई के मुंह में अन्न और माँ के मुंह में अन्न का दाना दे सके। इस कारण वो घर छोड़ करके चली जाती है। किंतु जब उसकी साड़ी मिलती है तो लोग उसे मरा हुआ समझ लेते हैं कि उसने शायद सब दुखों से दुखी होकर, जो परिवार उसका भीख मांगने पे मजबूर हो गया था, इन सब दुखों से दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली है। उसके मरने के बाद उनका जो एक पड़ोसी होता है, जब वो पूरे परिवार का पालन पोषण करता है तो वो किसी भी तरीके से उसकी शादी उस लड़के से करा देता है जो एक समय में उसकी बड़ी बहन ललना से प्यार करता था। वो भी अपने पिता से मजबूर होकर के दहेज उसको लेना पड़ता है। फिर भी ललना की आत्महत्या के कारण वह भी दुखी होता है, तो छलना की शादी हो जाती है, किंतु एक प्रकार से वो भी सुखी नहीं है। दो जो पुत्र होते हैं हारान के, शुभदा के जो दो पुत्र होते हैं, वो असमय ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इलाज के अभाव से। शुभदा खुद भी बीमार रहती है और जो उसकी ननद है वो भी मरने की कगार पे होती है, किंतु फिर भी इतने दुखों के बावजूद भी जो है उसको हरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना पैसा लेते हैं और चल देते हैं, अपना नशा करने के लिए चल देते हैं। उनको किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है घर में, कौन मरा कौन जिया, उससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दुख होता है दुख, किंतु वो क्षणिक होता है। शुभदा बीमार है, उसके बावजूद भी इतनी दरिद्र है, फिर भी उसका चरित्र इतना ऊंचा है कि ये जानते हुए कि उसकी बेटी ने ये किसने रुपए भेजे हैं, फिर भी वो नहीं स्वीकार नहीं करती उन रुपयों को। सदानंद जो इतना अच्छा पड़ोसी है, वो ये भी नहीं बताता, क्योंकि उसकी माँ को बहुत दुख होगा जान करके कि ललना जीवित है। अंत में वो रुपए एक चोर के हाथ में, यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि पवित्र कितनी चीज़ है कि वो विश्वनाथ जी के प्रसाद को नहीं छूता है क्योंकि वो पवित्र है। किंतु वो जो 50 रुपए हैं वो ले जाओ तुम, वो चोर को शुभदा जो लास्ट में बोलती है कि 50 रुपए हैं वो ले जाओ, शायद उस नोट पे किसी का नाम लिखा है, उसको कुछ कुछ शक होता है, किंतु वो शक व्यक्त नहीं करती है। वो बोलती है नोट ले जाओ, पर माँ का हृदय, वो बोलता है इसे सावधानी से रखना, इसे सावधानी से खर्चना, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक नोट नहीं है, वो उसकी बेटी है, उसकी उसको, तो भी जैसे माँ बोलती है ना कि सावधानी से जाना, वैसे ही वो बोलती है सावधानी से खर्च करना।
तो ये थी शुभदा की एंडिंग। तो चलते हैं, शुरू करते हैं पिता महा। नयन जोड़ के जमींदार किसी समय बाबू के नाम से विशेष विख्यात थे। उस जमाने में बाबू बने का आदर्श बहुत आसान नहीं था। इस समय जिस प्रकार राजा राय बहादुर का खिताब प्राप्त करने के लिए बहुत सा नाच, घुड़दौड़ एवं सलामी सिफारिश का श्राद्ध करना पड़ता है, उस समय भी साधारण जनता से बाबू की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत ही दुस्साध्य तपस्या करनी पड़ती थी। नयन जोड़ के अपने बाबू किनारी फाड़कर ढाका के कपड़े पहनते, क्योंकि किनारी की कर्कशता से उनका सुकोमल बाबूपन कष्ट पाता। वे लाख रुपए से बिल्ली के बच्चे का विवाह करते और कहा जाता है कि एक बार किसी उत्सव के उपलक्ष्य में उन्होंने रात को दिन करने की प्रतिज्ञा करके असंख्य दीपक जलाकर सूर्य की किरणों के अनुकरण में ऊपर से सच्ची चांदी की जरी बरसाई थी। इससे सभी समझ सकते हैं कि उस समय बाबुओं का बाबूपन वंशानुक्रमण से स्थायी नहीं हो पाता था। अनेक बाती वाले दीपक के समान वे अपना तेल आप ही थोड़े से समय की धूमधाम में चुका देते। अपने कैलाश चंद्र राय चौधरी उसी खयातनामा नयन जोड़ के एक बुझे हुए यानी कि बिगड़े हुए बाबू थे। इन्होंने जब जन्म ग्रहण किया था तब तेल दीपक की पैदी में ही रह गया था। इनके पिता की मृत्यु होने पर नयन जोड़ का बाबूपना कुछ असाधारण श्राद्ध शांति कार्यों में अपनी अंतिम ज्योति दिखाकर अचानक बुझ गया। सारी धन संपत्ति कर्जे में बिक गई। जो थोड़ी सी बच रही उससे पूर्व पुरुषों की ख्याति की रक्षा करना असंभव था। इसलिए कैलाश बाबू नयन जोड़ को त्याग कर पुत्र को साथ लेकर कलकत्ता आकर रहने लगे। पुत्र भी अपनी एकमात्र कन्या को छोड़कर इस हत गौरव संसार का परित्याग करके परलोक सिधार गए। हम कलकत्ता में उनके पड़ोसी थे। हमारा इतिहास उनसे एकदम विपरीत था। मेरे पिता ने अपने प्रयत्न से धन कमाया था। वे कभी भी घुटने से नीचे तक की धोती नहीं पहनते थे, कौड़ी कौड़ी का हिसाब रखते और बाबू की उपाधि पाने की उन्हें कोई लालसा नहीं थी। इसलिए मैं उनका एकमात्र पुत्र उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। मैंने जो लिखना पढ़ना सीखा और बिना प्रयत्न के अपने शरीर और मान की रक्षा के लिए उपयोगी यथेष्ट धन पाया है, उसी को मैं परम गौरव की बात समझता हूँ। शून्य भंडार में पैतृक बाबूपन के उज्जवल इतिहास की अपेक्षा लोहे के संदूक में कंपनी के पैतृक कागज मुझे बहुत ज़्यादा मूल्यवान प्रतीत होते हैं। शायद इसी कारण जब कैलाश बाबू अपने पूर्व गौरव के बिगड़े हुए बैंक के नाम लंबा चौड़ा चेक काटते तो वह मुझे अत्यंत असहनीय लगता। मुझे लगता मेरे पिता ने अपने हाथों से अर्थोपार्जन किया है, इसलिए कैलाश बाबू शायद मन ही मन मेरे प्रति अवज्ञा का अनुभव करते हैं। मैं क्रोधित होता और सोचता कि अवज्ञा के योग्य कौन है, जो जीवन भर कठोर त्याग स्वीकार करके नाना प्रलोभनों का अतिक्रमण करके लोगों के मुख की तुच्छ ख्याति की अवहेलना करके अविश्रांत एवं सतर्क बुद्धि चातुर्य द्वारा समस्त प्रतिकूलताओं और बाधाओं पर विजय प्राप्त करके समस्त अनुकूल अवसरों पर अपना अधिकार कर चांदी के एक एक स्तर से संपत्ति के एक ऊंचे पिरामिड का अकेले अपने हाथों से निर्माण कर गए हैं। वे घुटनों के नीचे धोती नहीं पहनते थे, इसी कारण छोटे आदमी थे। ऐसा नहीं है, उस समय मेरी अवस्था कम थी, इसलिए मैं इस प्रकार का तर्क करता, नाराज हो जाता। अब अवस्था बढ़ गई है। अब सोचता हूँ इसमें हानि भी क्या है। मेरे पास तो विपुल संपत्ति है, मुझे किस बात का अभाव। जिसके पास कुछ नहीं वह यदि अहंकार करके सुखी हो ले, इसमें मेरा तो रत्ती भर भी नुकसान नहीं है, उल्टे उस बेचारे को सांत्वना मिल जाती है। यह भी पता चला कि मुझे छोड़कर और कोई कैलाश बाबू के ऊपर क्रोध नहीं करता था, क्योंकि दुनिया में इतना अधिक निरह आदमी नहीं मिलता। कामकाज में, सुख दुख में पड़ोसियों के साथ उनका पूरा सहयोग रहता। आबाल वृद्ध किसी से भी भेंट होते ही वे हंसते हुए सबसे स्नेहपूर्वक बात करते। जहाँ भी जिसका जो कोई था उन सब का कुशल संवाद पूछकर ही उनकी शिष्टता विश्राम पाती। इसलिए किसी से भी उनकी भेंट होते ही एक खूब लंबी प्रश्नोत्तर माला की सृष्टि हो जाती। अच्छे हो? शशि अच्छा है? हमारे बड़े बाबू अच्छे तो हैं? सुना था मधु के पुत्र को ज्वर आ गया था, वह अच्छा तो है? हरिचरण बाबू को समय से नहीं देखा।
वे अस्वस्थ तो नहीं हो गए? तुम्हारे राखाल का क्या समाचार है? घर में तो सब अच्छे तो हैं? इत्यादि इत्यादि। वे बड़े ही साफ सुथरे व्यक्ति थे। कपड़े लत्ते अधिक नहीं थे, किंतु मिर्जई, चादर, कुर्ता, यहाँ तक कि बिस्तर पर बिछने वाली एक पुरानी दुतई तकिया का खोल, एक छोटी धरी, इन सबको वे अपने हाथों धूप देकर, झाड़कर, रस्सी में लटकाकर, तहकर, अरगनी के पर टांग कर बड़े कायदे से रखते थे। जब भी वे दिखाई पड़ते तभी लगता मानो वे सुसज्जित होकर बैठे हैं। थोड़े बहुत सामान से ही उनका घर द्वार जगमगाता रहता। ऐसा लगता मानो उनके पास और भी बहुत कुछ है। नौकर के अभाव में वे बहुत बार कमरे का दरवाजा बंद करके अपने हाथ से बड़े ढंग से धोती चुनियाते और चादर और कुर्ते की आस्तीन बड़े यत्न और परिश्रम से चुन्नट करके रखते। उनकी लंबी चौड़ी जमींदारी और बहुमूल्य धन संपत्ति लुप्त हो चुकी थी, किंतु एक बहुमूल्य गुलाब पाश इत्रदान, सोने की एक रकाबी, चांदी का एक हुक्का, एक बहुमूल्य शॉल और पुरानी चाल के जामे की एक जोड़ और पगड़ी को उन्होंने बड़े यत्न से दरिद्रता के मुंह में जाने से बचाया था। कोई भी अवसर आने पर यह सामान निकल आता और नयन जोड़ के जग विख्यात बाबुओं के गौरव की रक्षा हो जाती। इधर कैलाश बाबू मिट्टी के माधो होने पर भी अपनी बातों में जो अहंकार व्यक्त करते, वह मानो पूर्व पुरुषों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव करके ही करते थे। सभी लोग उसको बढ़ावा देते और विशेष विनोद का अनुभव करते। मोहल्ले के लोग उनको दादाजी कहते और उनके यहाँ हमेशा बहुत से लोगों का समागम रहता, किंतु दैन्य अवस्था के कारण कहीं उनका तंबाकू का खर्च बहुत बढ़ ना जाए, इसलिए प्रायः मोहल्ले का कोई ना कोई 2-1 सेर तंबाकू खरीद लाता और उनसे कहता, दादाजी दादाजी एक बार परीक्षा करके तो देखो जरा, गया का बढ़िया तंबाकू हाथ लगा है। दादाजी 2-1 कश खींचकर कहते, खूब है भाई, तंबाकू खूब है, और इसी बहाने 60-65 रुपए तोले के तंबाकू का किस्सा छेड़ देते और पूछते कि किसी को उस तंबाकू का स्वाद लेकर देखने की इच्छा तो नहीं है। सभी जानते थे कि यदि कोई इच्छा प्रकट कर दे तो अवश्य ही चाबी का पता ना लगेगा, या फिर बहुत ढूंढने के बाद पता चलेगा कि पुराना नौकर गणेश का बच्चा कहाँ क्या रखता है, कोई ठिकाना नहीं है। गणेश भी बिना प्रतिवाद किए समस्त अपवाद स्वीकार कर लेता, इसलिए सभी एक स्वर में उत्तर देते, दादाजी कोई जरूरत नहीं, वह तंबाकू हमसे बर्दाश्त ना होगी, हमारे लिए यही अच्छी है। इतना सुनते ही दादाजी दोबारा कुछ ना कहकर किंचित मुस्कुराते। सबके विदा होते समय वे सहसा बोल उठते, खैर इसे छोड़ो, तुम लोग मेरे यहाँ भोजन करने कब आओगे बताओ तो भाई। त्यों ही सब बोल पड़ते, देखा जाएगा, फिर किसी दिन तय कर लेंगे। दादाजी यही अच्छा है, थोड़ा पानी बरस जाए, ठंडक हो जाए, नहीं तो इस गर्मी में भारी भोजन बेकार है। जब बरसात आती तब कोई भी दादाजी को उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण ना कराता, किंतु बात चलने पर सभी कहते, जब तक बूंदाबांदी बंद ना हो तब तक मजा नहीं आएगा। किराए के छोटे घर में रहना उनके लिए शोभन नहीं है और कष्ट भी होता है। इस बात को उनके बंधु बांधव उनके सामने स्वीकार करते, लेकिन कलकत्ता में खरीदने योग्य घर खोज लेना कितना कठिन है, इस विषय में भी किसी को कोई संदेह नहीं था। यही नहीं, आज 6-7 वर्ष से खोज करने पर भी कोई मोहल्ले वाला भाड़े पर लेने योग्य एक बड़ा मकान तक नहीं पा सका। आखिर दादाजी कहते, जो हो भाई, तुम लोगों के पास हूँ, मेरे लिए यही सुख है। नैन जोड़ में बड़ा घर तो पड़ा ही है, किंतु वहाँ क्या मन टिकता है। मेरा विश्वास है दादाजी भी जानते हैं कि उनकी अवस्था सभी जानते हैं, और जब वे भूतपूर्व नयन जोड़ को वर्तमान का रूप देकर दिखावा करते हैं और जब और लोग भी उनमें उसमें उनका साथ देते हैं, तब वे मन ही मन समझ लेते हैं कि परस्पर की यह छलना केवल एक दूसरे के प्रति सौहार्द के कारण है। किंतु मुझे बड़ी चिढ़ छूटती। छोटी अवस्था में दूसरों के निरह गर्व का भी दमन करने की इच्छा होती है, और हजारों गुरुतर अपराधों की तुलना में मूर्खता ही सबसे अधिक असहनीय प्रतीत होती है। कैलाश बाबू सचमुच निर्बोध नहीं थे। काम काज में उनकी सहायता और सलाह की सभी अपेक्षा करते, किंतु नयन जोड़ का गौरव वर्णन करने में उनको सहज औचित्य का तनिक भी ध्यान नहीं रहता। सबसे स्नेह और मनोरंजन के पात्र होने के कारण कोई भी उनकी किसी भी असंभव बात का प्रतिवाद न करता।
इससे वे अपनी बात की सीमा की रक्षा नहीं कर पाते थे। दूसरे व्यक्ति भी जब हंसी मजाक से अथवा उनको संतुष्ट करने के लिए नयन जोड़ के कीर्ति कलाप के संबंध में अस्वाभाविक मात्रा में अतियुक्त का प्रयोग करते तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ मान लेते और स्वप्न में वे भी संदेह ही ना करते कि कोई दूसरा इन सब बातों में लेश मात्र भी अविश्वास प्रकट कर सकता है। कभी कभी मेरी इच्छा होती कि वृद्ध जिस मिथ्यागढ़ के सहारे रह रहे हैं और सोचते हैं कि यह चिरस्थायी है, उस दुर्ग को ही उसके सामने 2 तोपों से उड़ा दूं। किसी पक्षी को डाल पर आराम से बैठा देखकर शिकारी की इच्छा होती है उसे गोली से उड़ा दे। पहाड़ के ऊपर किसी पतनोन्मुख पत्थर को पड़े देखकर बालक के मन में आता है ठोकर मारकर उसे लुढ़का दे। जो वस्तु प्रतिक्षण अब गिरी तब गिरी की स्थिति में है और किसी एक चीज से अटकी रहती है, उसको गिरा देने में ही मानो उसकी संपूर्णता निहित है। कैलाश बाबू की असत्य बातें जितनी ही सरल थी, उनकी भीति उतनी ही दुर्बल। वे सत्य की बंदूक के निशाने ठीक सामने इस प्रकार छाती फुलाकर नाचने लगती कि उनको तुरंत नष्ट कर डालने के लिए मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती। मैं केवल अत्यधिक आलस्य और सर्वजन सम्मत प्रथा का अनुसरण करने के कारण ही इस कार्य में हस्तक्षेप न करता। अतीत के अपने मनोभावों का विश्लेषण करने पर जो कुछ याद आता है उससे लगता है कि कैलाश बाबू के प्रति मेरे आंतरिक द्वेष का और एक गूढ़ कारण था। उसको कुछ विस्तार से कहता। बड़े आदमी का पुत्र होने पर भी मैंने उचित अवस्था में एमए पास किया। यौवनावस्था में भी किसी प्रकार की कुसंगति और कुत्सित आमोद में योग नहीं दिया और अभिभावकों की मृत्यु के बाद स्वयं मालिक होने पर भी मेरे स्वभाव में किसी प्रकार की विकृति नहीं आई। इस पर शक्ल सूरत ऐसी कि यदि इसे मैं अपने मुंह से सुंदर कहूँ तो अहंकार हो सकता है, किंतु झूठी प्रशंसा ना होगी। इसलिए बंगाल में घटकों के बाजारों में मेरी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, इसमें संदेह नहीं। इस बाजार में मैं अपनी पूरी कीमत वसूल करके रहूंगा, यह भी मैं दृढ़ प्रतिज्ञा बद्ध था। धनी पिता की परम रूपवती विदुषी एकमात्र कन्या आदर्श रूप से मेरी कल्पना में विराज रही थी। 10,000 20,000 रुपये दहेज का प्रस्ताव लेकर देश विदेश से मेरे विवाह संबंध आने लगे। मैं अविचलित चित्त से तराजू पर रखकर उनकी योग्यता को तोलकर देख लेता। मुझे कोई भी अपने बराबर योग्य प्रतीत नहीं हुई। अब मैं भवभूति की उक्ति के समान मेरी धारणा बन गई, किंतु वर्तमान काल में और शूद्र बंग देश में वह असंभव दुर्लभ पदार्थ उत्पन्न हुआ है या नहीं, इसमें संदेह था। कन्या भार से ग्रस्त लोग प्राय नाना प्रकार से मेरी स्तुति करते और विविध उपचार से मेरी पूजा करने लगे। कन्या चाहे पसंद हो या ना हो, यह पूजा मुझे बुरी न लगती। बढ़िया लड़का मानकर कन्याओं के पिताओं द्वारा अपनी इस पूजा का मैं अपना उचित प्राप्य समझता था। शास्त्रों में भी लिखा है, देवता चाहे वर दे या ना दे, यथाविधि पूजन ना मिलने पर बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं। नियमित रूप से पूजा पाते हुए मेरे मन में भी वैसा ही अत्युच्च देवभाव पैदा हो गया था। पहले ही कह चुका हूँ, दादाजी की एक पौत्री थी, उसको अनेक बार देखा था, किंतु कभी भी रूपवती समझने का भ्रम नहीं हुआ। अतएव उससे विवाह की कल्पना भी मेरे मन में नहीं थी, किंतु यह अच्छी तरह सोच रखा था कि कैलाश बाबू किसी आदमी की मार्फत अथवा स्वयं पौत्री के अर्धे चढ़ाने की मंशा से मेरी पूजा वंदना करने आएंगे, क्योंकि मैं तो अच्छा लड़का था। किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने सुना, मेरे किसी मित्र से उन्होंने कहा था कि नैन जोड़ के बाबू कभी किसी विषय में आगे बढ़कर किसी से प्रार्थना नहीं करते। कन्या चाहे चीर कुमारी रह जाए तो भी वे उस कुल प्रथा को भंग नहीं कर पाएंगे। सुनकर मुझे बड़ा क्रोध आया। वह क्रोध बहुत दिनों तक मेरे मन में बना रहा। केवल भला लड़का होने के कारण चुप रह जाता। जिस प्रकार वज्र के साथ बिजली रहती है, उसी तरह मेरे स्वभाव से क्रोध के साथ कौतुक प्रियता जुड़ी हुई थी। वृद्ध को केवल पीड़ा पहुंचाना मुझसे संभव न होता, किंतु एक दिन सहसा मन में एक ऐसी कौतुकपूर्ण योजना आई कि उसे कार्यान्वित करने का लोभ सहन नहीं कर सका। पहले ही कह चुका हूं कि वृद्ध को संतुष्ट करने के लिए अनेक व्यक्ति तरह तरह की मिथ्या बातों की सृष्टि करते थे। मोहल्ले के एक पेंशन भोगी डिप्टी मजिस्ट्रेट प्राय कहते, दादा छोटे लाट के साथ जब भी भेंट होती है वे नयन जोड़ के बाबुओं का समाचार पूछे बिना नहीं रहते। साहब कहते हैं कि बंगाल में बर्दमान के राजा और नयन जोड़ के बाबू अर्थात ये केवल 2 ही पुराने सुप्रतिष्ठित वंश हैं। दादा बहुत खुश होते और भूतपूर्व डिप्टी बाबू से भेंट होते ही अन्य कुशल समाचारों के साथ पूछते,
छोटे लाट साहब अच्छे हैं, उनकी मेम साहब अच्छी हैं, उनके लड़के लड़कियां सब अच्छी हैं। यह भी इच्छा प्रकट करते कि शीघ्र ही एक दिन साहब से मिलने जाएंगे, किंतु भूतपूर्व डिप्टी को निश्चित पता था कि नयन जोड़ के विख्यात 4 घोड़े वाली बग्घी को तैयार होकर दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अनेक छोटे और बड़े लाट बदल जाएंगे। एक दिन प्रातःकाल मैंने जाकर कैलाश बाबू को अलग बुलाकर धीरे से कहा, दादा, कल लेफ्टिनेंट गवर्नर के स्वागत समारोह में गया था। उनके नयन जोड़ के बाबुओं की बात छेड़ने पर मैंने कहा कि नयन जोड़ के कैलाश बाबू तो कलकत्ता में ही हैं। यह सुनकर छोटे लाड इतने दिन तक मिलने न आ सकने के कारण बड़े दुखी हुए। कहा कि आज ही दोपहर को वे छिपकर तुमसे मिलने आएंगे। और कोई होता तो बात की असंभवता समझा जाता एवं और किसी के संबंध में कहीं जाने पर कैलाश बाबू भी उस बात पर हंसते, किंतु अपने से संबंधित होने के कारण इस बात पर उनका लेश मात्र भी अविश्वास नहीं हुआ। सुनकर जितने प्रसन्न हुए उतने ही अधीर हो उठे। कहाँ बैठाना होगा, क्या करना होगा, किस प्रकार की अभ्यर्थना करनी होगी, किस प्रकार नयन जोड़ का गौरव बचेगा, वे कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। उसके अतिरिक्त वे अंग्रेजी नहीं जानते। बात कैसे करेंगे, यह भी एक समस्या थी। मैंने कहा, इसके लिए चिंता ना करें, उनके साथ एक दुभाषिया रहता है, किंतु छोटे लाट साहब की यह खास इच्छा है कि कोई और उपस्थित ना रहे। मध्याह्न में जब मोहल्ले के अधिकांश लोग ऑफिस चले गए एवं शेष लोग द्वार बंद करके निद्रा मग्न थे, तभी एक बग्घी कैलाश बाबू के घर के सामने आकर रुकी। बिल्ला लगाए चपरासी ने उनको खबर दी, छोटे लाट साहब आया। दादाजी पुराने जमाने में प्रचलित सफेद पजामा और पगड़ी बांधे हुए तैयार थे। अपने पुराने नौकर गणेश को भी उन्होंने अपनी धोती चादर कुर्ता पहनाकर ठीक ठाक करके रखा था। छोटे लाट के आगमन का समाचार सुनते ही हांफते हांफते कांपते हुए दौड़कर द्वार जा उपस्थित हुए और कमर झुकाकर बराबर सलाम करते हुए अंग्रेज वेशधारी मेरे एक प्रिय समवयस्क को अंदर ले गए। वहां चौकी पर उनका एकमात्र बहुमूल्य शॉल बिछा था। उसी के ऊपर कृत्रिम छोटे लाट को बैठाकर उन्होंने उर्दू भाषा में एक अति विनीत लंबी वक्तृता का पाठ किया और नजर के रूप में सोने की रकाबी में रखकर बड़े कष्ट से रक्षित अपनी कुल क्रमागत अशर्फी की एक माला रखी। पुराना सेवक गणेश गुलाब जल का पात्र और इत्रदान लिए उपस्थित था। कैलाश बाबू बार बार शोक प्रकट करने लगे कि वे अपने नयन जोड़ वाले घर में हुजूर बहादुर की पद धूलि पड़ने पर उनके आतिथ्य स्वीकार का यथासाध्य यथोचित आयोजन कर सकते थे। कलकत्ता में वे प्रवासी हैं, यहाँ वे जलहीन मीन के समान अर्थात मछली के समान हर काम में असमर्थ हैं इत्यादि। मेरे मित्र बड़ा सा हैट पहने अत्यंत गंभीर भाव से अपना सिर हिलाने लगे। अंग्रेजी कायदे के अनुसार ऐसे स्थलों पर सिर पर टोपी न रखने की प्रथा है, किंतु मेरे मित्र ने पकड़े जाने के भय से यथासंभव छिपे रहने के प्रयत्न में टोपी नहीं उतारी। कैलाश बाबू एवं उनके गर्वांध प्राचीन भृत्य को छोड़कर और सभी क्षण भर में बंगाली व्यक्ति इस छद्मवेश को पहचान लेते। 10 मिनट तक सिर हिलाकर मेरे मित्र उठ खड़े हुए और पूर्व निश्चय के अनुसार चपरासियों ने सोने की रकाबी समेत अशर्फियों की माला, चौकी पर से वह शॉल एवं भृत्य के हाथों में गुलाब जल छिड़कने का पात्र और इत्रदान लेकर उस छद्मवेशी की गाड़ी में रख दिया। कैलाश बाबू ने सोचा कि यही छोटे लाट की प्रथा होगी। मैं पास के एक कमरे में छिपा देख रहा था और हंसी के आवेग को रोकने के मारे मेरी छाती फटने की नौबत आई। अंत में और किसी भी प्रकार रह ना सकने पर भी मैं भागकर थोड़ी ही दूर पर जाकर एक कमरे में पहुंचा और वहां हंसी का उच्छ्वास उन्मुक्त करते ही सहसा देखा कि एक बालिका चौकी पर उल्टी पड़ी फूट फूट कर रो रही है। मुझे अचानक कमरे में प्रवेश करते हंसते देखकर वह हड़बड़ाकर चौकी छोड़कर खड़ी हो गई और अश्रुरुद्ध कंठ में रोष की गर्जन भरकर मेरे मुख सजल विशाल कृष्ण चक्षुओं से सतीसूक्ष्म विद्युत वर्षा करती हुई बोली, मेरे दादाजी, तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्या तुम लोग उनको ठगने आए थे? क्यों आए हो तुम लोग? बस आगे और कोई बात नहीं निकली। उसका गला भर आया, साड़ी में मुंह ढककर रो उठी। मेरी हंसी का आवेग कहाँ चला गया? मैंने जो काम किया था उसमें मजाक के अलावा और कुछ था अभी तक मेरे दिमाग में नहीं आया। अचानक देखा मेरे अत्यंत कोमल स्थान पर अत्यंत कठोर आघात किया। सहसा मेरे द्वारा किए गए काम को विभत्स निष्ठुरता और मेरे सामने दैदीप्यमान हो उठी। लज्जा अनुताप से लात खाए हुए कुत्ते के समान कमरे से चुपचाप बाहर निकल आया।
वृद्ध ने मेरे प्रति क्या अपराध किया था? उनके निरीह अहंकार ने तो कभी किसी की प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया। मेरे अहंकार ने क्यों इस तरह हिंसा की मूर्ति धारण कर ली? इसके अतिरिक्त और एक संबंध में आज सहसा मेरी आंखें खुल गई। इतने दिनों तक मैं कुसुम को किसी अविवाहित पात्र की प्रसन्न दृष्टिपात की प्रतीक्षा में सुरक्षित रखे हुए बिकने वाले पदार्थ के समान देखता था। सोचता था मैंने इसे पसंद नहीं किया, इसलिए वह पड़ी हुई है। देव योग से जिसको पसंद आएगी वह उसी की होगी। आज देखा इस घर के कोने में पड़ी उस बालिका मूर्ति के अंतराल में एक मानव हृदय है। अपने निजी सुख दुख अनुराग विराग के लिए उसका अपना अंतःकरण एक और अज्ञेय अतीत और दूसरी ओर अकल्पनीय भविष्य नामक दो अनंत रहस्य राज्यों की ओर पूर्व से पश्चिम तक फैला है। जिस व्यक्ति के पास हृदय है, क्या केवल दहेज के रुपए और आंख नाक की लंबाई चौड़ाई नापकर पसंद कर लेने योग्य है? सारी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन तड़के ही मैं वृद्ध के समस्त अपहृत बहुमूल्य द्रव्य को लेकर चोर की भांति चुपके से दादाजी के घर पहुंचा। इच्छा थी किसी से कुछ न कहकर चुपके से सब कुछ नौकर के हाथों दे आऊंगा। नौकर को न देख पाने के कारण इधर उधर ताक रहा था कि इसी बीच पास के कमरे में वृद्ध के साथ बालिका की बातचीत सुनाई पड़ी। बालिका मीठे स्नेहपूर्ण स्वर में पूछ रही थी, दादाजी कल लाड साहब ने तुमसे क्या कहा? पितामह अत्यंत हर्षित चित्त हो लाड साहब के शब्दों में प्राचीन नयन जोड़ के वंश का विस्तृत काल्पनिक गुणानुवाद बैठा रहे थे। बालिका उसे सुनकर बड़ा उत्साह प्रकट कर रही थी। वृद्ध अभिभावक के प्रति मातृ हृदय से पूर्ण इस छोटी बालिका की साकरुण छलना से मेरे दोनों नेत्र भर आए। मैं बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। अंत में पितामह के अपनी कहानी समाप्त करके चले जाने पर मैं प्रताड़ना द्वारा अपहृत उस माल को लेकर बालिका के पास उपस्थित हुआ और चुपचाप उसके सामने रखकर चला गया। आजकल प्रथा के अनुसार और रोज तो वृद्ध को देखने किसी प्रकार अभिवादन नहीं करता था, किंतु आज उनको प्रणाम किया। वृद्ध ने अवश्य ही अपने मन में सोचा होगा कि पिछले दिन उनके यहाँ छोटे लाट के आगमन से ही सहज उनके प्रति मेरी भक्ति का उद्रेक हुआ है। वे अत्यंत पुलकित हो शतमुख से छोटे लाट की कहानी गढ़कर कहने लगे। मैंने भी बिना किसी प्रतिवाद में उसमें योग दिया। बाहर के जिन लोगों ने सुनी उन्होंने आद्योपांत उस बात को गप समझा और हंसी हंसी में वृद्ध की सारी गाथा का समर्थन कर गए। सबके उठ जाने पर मैंने अत्यंत सल्लज विनीत भाव से वृद्ध से एक प्रस्ताव किया। मैंने कहा यद्यपि नयन जोड़ के बाबुओं के साथ हमारी वंश मर्यादा की कोई तुलना नहीं हो सकती, तथापि प्रस्ताव समाप्त करते वृद्ध ने आलिंगन करते हुए मुझे छाती से लगा लिया और आनंदित होकर कहने लगे, मैं गरीब हूँ, मेरा ऐसा सौभाग्य होगा यह मैं नहीं जानता था। मेरी कुसुम ने बड़ा पुण्य किया है जो आज तुम हाथ आए। कहते कहते वृद्ध के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। वृद्ध ने आज पहली बार अपने महामहित पूर्व पुरुषों के प्रति अपना कर्तव्य भुलाकर यह स्वीकार किया कि वे गरीब हैं और यह भी स्वीकार किया कि मुझे प्राप्त करके नयन जोड़ वंश की गौरव हानि नहीं हुई। मैं जिस समय वृद्ध को अपमानित करने के लिए षड्यंत्र कर रहा था, उस समय में मुझे परम सत्पात्र समझकर एक निष्ठ भाव से मेरी कामना कर रहे थे।